आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष प्रतिष्ठा विषय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जाति और भारतीय राजनीति के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रारंभ होने के पश्चात यह धारणा विकसित हुई कि पश्चिमी ढंग के राजनीतिक संस्थाएं और लोकतंत्रात्मक मूल्यों को अपनाने के फलस्वरूप पारंपरिक संस्था जातिवाद का अंत हो जाएगा। किंतु स्वतंत्र भारत की राजनीति में जाति का प्रभाव लगातार रूप से बढ़ता गया। जहां सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जाति की शक्ति घटी है, वहां राजनीति और प्रशासन पर इसके बढ़ते हुए प्रभाव को राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों और केंद्र एवं राज्य सरकारों ने स्वीकार किया है। कतिपय विद्वानों की मान्यता है कि लोकतांत्रिक एवं प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं की स्थापना के बाद जाति व्यवस्था का भारत में लोप हो जाना चाहिए। अन्य कुछ विद्वानों की धारणा थी कि जाति व्यवस्था परंपरागत शक्ति के रूप में कार्य करती है तथा राजनीतिक विकास एवं आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधक हैं। इस संबंध में रजनी कोठारी का विचार है कि रजनी कोठारी जी ने अपने पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में दो विचार रखे हैं। प्रथम विचार यह है कि कोई भी सामाजिक तंत्र कभी पूर्णतया समाप्त नहीं हो सकता, अतः यह प्रश्न करना कि क्या भारत में जाति का लोप हो रहा है अर्थ शून्य है। दूसरा विचार उनका है कि जाति व्यवस्था आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन में रुकावट नहीं डालती, बल्कि इसको बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। रजनी कोठारी जी का मत है कि अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भारत में जाति प्रथा खत्म हो रही है। इस प्रश्न के पीछे यह धारणा है कि मानव जाति और राजनीति परस्पर विरोधी संस्थाएं हैं। ज्यादा सही सवाल यह होगा कि जाति प्रथा पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है और जाति पाति वाले समाज में राजनीति क्या रूप ले रही है। और जो लोग राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं, वे न तो राजनीति के प्रकृति के स्वरूप को ठीक समझ पाए हैं और न जाति के स्वरूप को। भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित है, अतः न चाहते हुए भी राजनीति को जाति संस्था का उपयोग करना ही पड़ेगा। अतः राजनीति में जातिवाद का अर्थ जाति का राजनीतिकरण है। जाति को अपने दायरे में खींचकर राजनीति उसे अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है। दूसरी ओर राजनीति द्वारा जाति या बिरादरी को देश की व्यवस्था में भाग लेने का मौका मिलता है। राजनीतिक नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए जातीय संगठन का उपयोग करते हैं और जातियों के रूप में उनको बना बनाया संगठन मिल जाता है, जिससे राजनीतिक संगठन में आसानी होती है। अतः भारत में राजनीति और जाति व्यवस्था के पारस्परिक संबंधों को ठीक ढंग से समझने के लिए हमने निम्न प्रश्नों पर विचार करना होगा। प्रथम, भारतीय राजनीति के बदलते हुए स्वरूप ने जाति व्यवस्था को कहां तक और किस प्रकार परिवर्तित किया है। द्वितीय, जाति व्यवस्था ने भारत के राजनीतिक तंत्र की कार्यशीलता को कहां तक और किस रूप में प्रभावित किया है। तृतीय, जाति व्यवस्था भारत के आधुनिक राजनीतिक तंत्र के कार्य संचालन में बाधक हुई है अथवा सहायक। राजनीति एक प्रतियोगी क्रिया है। इसका लक्ष्य कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना होता है। भारतीय समाज में राजनीतिक समानता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। सरकार का निर्माण व परिवर्तन बहुमत की इच्छा द्वारा संभव है। अतः प्रत्येक उस समूह को जो राजनीतिक सत्ता ग्रहण करना चाहता है को अन्य समूह की सहायता और समर्थन प्राप्त करना आवश्यक होगा, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आया, गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना की गई, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया, जातीय भेदभाव को स्वीकार किए बिना
राजनीति में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया तो परंपरावादी जाति व्यवस्था के बंधन ढीले पड़ गए। उच्च राजनीतिक पद जो अब तक उच्च जातियों के जन्मजात अधिकार समझे जाते थे, वे समाज के हर छोटे बड़े, अमीर गरीब, उच्च और निम्न जाति के लोगों के लिए उपलब्ध हो गए। राजनीतिक समानता ने सामाजिक असमानता की दीवारों को तोड़ दिया। बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति में एक और निम्न जातियों को राजनीति में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हुआ और दूसरी ओर इस नई राजनीतिक व्यवस्था में समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए उच्च जाति के लोगों को परिस्थितिवश निम्न जातियों के सहयोग और समर्थन के लिए हाथ फैलाने पड़े, क्योंकि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक पदों का आधार प्रतियोगिता बन गई और इस राजनीतिक प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के लिए उच्च वर्गों को निम्न वर्गों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना आवश्यक हो गया। यहाँ तक कि गैर सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में भी उच्च जाति के मतदाताओं निम्न जाति के उम्मीदवारों को संकोच रूप से अपने प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित किया। राजनीतिक आधुनिकीकरण ने सामाजिक प्रतियोगिता के नए द्वार खोल दिए। भारत की परंपरावादी जाति व्यवस्था में यह मौलिक परिवर्तन था कि विभिन्न जातियों के बीच पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास हुआ और राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के तत्व के प्रवेश करने के फलस्वरूप विभिन्न जाति समूहों को धर्मनिरपेक्षता के रवैये को किसी न किसी मात्रा और रूप में अपनाना पड़ा, क्योंकि बदलती हुई राजनीतिक व्यवस्था और बदलते हुए राजनीतिक मूल्यों को अपनाए बिना राजनीतिक क्षेत्र में सफलता संभव न थी। किंतु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि विभिन्न जातियों में विशेषकर उच्च जातियों के अभिवृद्धि में होने वाला परिवर्तन पूर्णतया ऐच्छिक था या राजनीतिक व्यवस्था अथवा राजनीतिक स्वार्थ का फल, परंतु प्रत्येक जाति समूह ने यह महसूस किया कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने, अपने हितों को सुरक्षित रखने और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए राजनीति के बदलते हुए मूल्यों को अपनाना जरूरी है। परिणाम यह हुआ कि समाज की सभी जातियों ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। यह कहना गलत न होगा कि उच्च जातियों ने राजनीतिक आधुनिकीकरण में कुछ मूल्यों को बड़ी हद तक परिस्थितियों से मजबूर होकर ग्रहण किया और शायद इसी कारण भारतीय राजनीति में राजनीतिक दिखावापन के तत्व ने प्रवेश किया। उच्च जातियों ने समानता के सिद्धांत को व्यवहारिक कारणों और राजनीतिक व्यवस्था से स्वीकार किया, यद्यपि वह आंतरिक रूप से परंपरावादी मूल्यों को अपने दिल से पूरी तरह न निकाल सके। इसलिए मॉरिस जोन्स का कहना है कि भारतीय राजनीति के सहभागियों की कथनी और करनी में अंतर है। राजनीतिक व्यवस्था के परिवर्तन से दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। प्रथम, राजनीतिक क्षेत्र सर्वसाधारण के प्रवेश के लिए खुल गया और अवसरों की समानता ने हर जाति के लोगों को राजनीति में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। द्वितीय, राजनीतिक सफलता के लिए बहुमत के समर्थन को प्राप्त करने की आवश्यकता ने उच्च जातियों को इस बात के लिए बाध्य किया कि वे अपनी परंपरावादी अभिवृत्ति परिवर्तित करें। इन दोनों परिवर्तनों के फलस्वरूप जातीय व्यवस्था का परंपरावादी स्वरूप परिवर्तित हो गया। जाति व्यवस्था के परंपरावादी स्वरूप को परिवर्तित करने में तीन कारक महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। प्रथम, संस्कृतिकरण, द्वितीय पश्चिमीकरण और तृतीय राजनीतिक आधुनिकीकरण। एम.एन. श्रीनिवासन का संस्कृतिकरण से तात्पर्य देश में होने वाले पुनर्जागरण और वैधिक पुनरुत्थान ने निम्न जातियों को उच्च जातियों के आचार विचार तथा रहन सहन को अपनाने के लिए प्रेरित करना था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि निम्न वर्ग के लोगों ने अपनी परंपरावादी व्यवस्था को बदलकर ऐसे व्यवसायों को अपनाना प्रारंभ किया जो उच्च जातियों के लिए नियम थे। निम्न जातियों द्वारा अपने व्यवहार,
खान पान के तरीके और जाति चिन्ह बदलने तथा शहरों की ओर चले जाने के परिणाम स्वरूप उनकी जाति को पहचानना मुश्किल हो गया। जाति व्यवस्था के स्वरूप बदलने में पश्चिमीकरण दूसरा महत्वपूर्ण कारण रहा है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ होने के परिणाम स्वरूप उच्च और निम्न जाति के लोगों के वैधानिक विकास तथा पश्चिमी राजनीतिक एवं सामाजिक संस्कृति से परिचित होने का अवसर मिला। पश्चिमीकरण ने स्वाभाविक रूप से धार्मिक अंधविश्वासों और जाति व्यवस्था के प्राकृतिक और धार्मिक आधार पर चोट पहुंचाई और इस विचारधारा को विकसित किया कि एक उन्नतिशील और विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों का निर्धारण उसकी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि कुल, वंश एवं परंपरा के आधार पर। राष्ट्रीय आंदोलन ने जातिवाद की उपेक्षा करते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए सभी व्यक्तियों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करना चाहा। विशेषकर गांधी जी ने शूद्रों और निम्न जाति के लोगों को ऊपर उठाने और सामाजिक भेदभाव का अंत करने का उपदेश दिया और इसीलिए उन्हें समाज के निचले वर्ग को भगवान का संतान, भगवान का भक्त या हरिजन कहा। इस संघर्ष में निम्न जातियों की भूमिका किसी भी तरह उच्च जातियों के लोगों से कम महत्वपूर्ण न रही। यद्यपि भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रारंभ अंग्रेजों के आगमन से माना जाता है, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण की गति तेज हो गई। भारतीय संविधान ने स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार माना और राजनीति के विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्रीय संस्थाओं की स्थापना की गई। वयस्क मताधिकार को मान्यता देने और सरकार के विभिन्न स्तरों के गठन के लिए निर्वाचन पद्धति को अपनाने के फलस्वरूप राजनीति के दरवाजे सर्वसाधारण के लिए, आम आदमी के लिए खुल गए और किसी भी राजनीतिक पद को प्राप्त करने के लिए धर्म, वंश, जाति अथवा शिक्षा जैसी कोई शर्त नहीं रखी गई। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था ने इस स्थिति को मूल रूप से परिवर्तित कर दिया। प्रत्येक जाति समूह का मूल उद्देश्य अपनी जातीय शुद्धता को बनाए रखने के बजाय अपनी जाति के हितों को अधिक से अधिक बढ़ावा देना हो गया। इन परिस्थितियों में प्रत्येक जातीय समूह के लिए आवश्यक हो गया कि राजनीतिक क्षेत्र में वह अधिक से अधिक प्रभावशीलता प्राप्त करे, क्योंकि बिना राजनीतिक संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त किए हुए वह अपने हितों को सुरक्षित और विकसित नहीं कर सकते थे। राजनीतिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए संविधान ने निर्वाचन प्रणाली को स्थापित किया। परिणाम स्वरूप राजनीतिक आवश्यकता ने उच्च जातियों के सदस्यों को निम्न जाति के सदस्यों के साथ घुल मिल जाने के लिए विवश किया। क्योंकि उच्च जाति के लोग संख्या में कम हैं, इस प्रकार राजनीतिक कारणों से उच्च जातियों और निम्न जातियों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। इस बदलते हुए राजनीतिक वातावरण में सक्रिय रूप से भाग लिए बिना किसी भी प्रकार का लाभ मिलना संभव न था। यह कहा जाता है कि भारतीय राजनीति और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में जातीय भेदभाव इस तरह घुल मिल गए हैं कि संस्थाएं सुचारू रूप से कार्य करने में असमर्थ रही हैं। जातिवाद का प्रभाव राजनीतिक दलों, निर्वाचनों और राजनीतिक लाभों के लिए परिलक्षित होता है। राष्ट्रीय दलों सहित समस्त क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में जातीय आधार पर अनेक गुट पाए जाते हैं, जिनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विद्यमान है। विभिन्न राजनीतिक दल निर्वाचन के अवसर पर अपने उम्मीदवारों का चयन करते समय उनकी योग्यता से ज़्यादा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न जातियों की जनसंख्या को विशेष रूप से दृष्टि में रखते हैं। चुनाव अभियान में जातिवाद को साधन के रूप में अपनाया जाता है और प्रत्याशी जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र में जातिवाद की भावना को प्रायः उकसाया जाता है, ताकि संबंधित प्रत्याशी की जाति के मतदाताओं का पूर्ण समर्थन प्राप्त किया जा सके। उस विशेष निर्वाचन क्षेत्र में अगर कोई प्रतिद्वंदी दल किसी बहुमत राजनीतिक दल वाले प्रत्याशी का चयन करती है तो दूसरा राजनीतिक दल भी उसी जाति के प्रत्याशी को
चुनाव लड़ाने के लिए चयन करती है ताकि परिणाम को, रिजल्ट को अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। चुनाव के पश्चात राजनीतिक नेतृत्व का प्रश्न प्राय जाति के आधार पर तय होता है और विधानमंडल में भी जातीय आधार पर अलग अलग गुट संगठित होते हैं। मंत्रिमंडल के निर्माण में भी जातीय भेदभाव का प्रभाव किसी न किसी रूप में देखने में आता है और राजनीतिक पदों और पुरस्कारों के वितरण में भी जाति के आधार पर भेदभाव का अस्तित्व कोई आश्चर्य की बात नहीं प्रतीत होती। जातिवाद का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित न रहकर प्रशासकीय क्षेत्र में भी दिखाई देता है और सरकार पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के बीच धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव किए जाने की घटनाएं सामने आती रही है। राजनीतिक क्षेत्र में जातिवाद के इस प्रकार प्रवेश के कारण ही यह सामान्य धारणा पाई जाती है कि जातिवाद ने भारत के संसदीय लोकतंत्र को विकृत कर दिया है। लॉयड रूडोल्फ तथा लेखकों का यह दावा है कि भारत की जाति व्यवस्था ने राजनीतिक जागृति और विभिन्न जातियों के राजनीतिकरण में सहयोग दिया है और इन अर्थों में जाति व्यवस्था अभिशाप होने के बजाय वरदान सिद्ध हुई है। रूडोल्फ का कहना है कि अपने परिवर्तित रूप में जाति ने भारत के कृषक समाज में प्रातिनिधिक लोकतंत्र की सफलता तथा भारतीयों की आपसी दूरी कम करके उन्हें अधिक समान बनाकर समानता के विकास में सहायता दी है। उनका दावा इस तर्क पर आधारित है कि नई राजनीतिक व्यवस्था के स्थापित होने के परिणाम स्वरूप प्रतियोगी राजनीति के वातावरण ने विभिन्न जातियों के लोगों को, जो अभी तक देश के विभिन्न भागों में असंबद्ध रूप से बिखरे हुए थे, एकता के सूत्र में बांध दिया। यह सही है कि संचार और परिवहन के साधनों के विकास के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में बसने वाली जातियां एक दूसरे के संपर्क में आईं और राजनीतिक समानता तथा वयस्क मताधिकार के सिद्धांत ने राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। देखने में भले ही ये परिवर्तन राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में सहायक प्रतीत होते हों, लेकिन वास्तविकता यह है कि इससे जातिवाद की भावना को प्रबलता भी मिली है। जातीय भेदभाव पर आधारित राजनीतिक गतिविधियां वास्तव में देश के राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए घातक और राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक सिद्ध हुई। जातीय जागरूकता ने यदि एक और विभिन्न जाति समूहों को एकता के सूत्र में बांधा और उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न की, तो दूसरी ओर उसने संपूर्ण समाज को और भी छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर दिया। इससे जातीय भेदभाव, राजनीतिक पक्षपात तथा सामाजिक अन्याय की भावना का और ज्यादा विकास हुआ। यह कहना एक हद तक ठीक है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रारंभ होने के बाद सामाजिक क्षेत्र में जातिवाद का प्रभाव अपेक्षाकृत कम हुआ, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उनका प्रभाव निरंतर बढ़ता रहा है। ये जाति समूह निर्वाचनों में जाति के आधार पर प्रत्याशियों के चयन, जातीय आधार पर मताधिकार का प्रयोग, मंत्रिमंडल में अपनी जाति के समुचित प्रतिनिधित्व और अन्य राजनीतिक लाभों को जातीय आधारों पर प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तथा प्रशासकीय कर्मचारियों में जातीय भावना को उत्तेजित करके उनकी सहायता से अनुचित सुविधाएं प्राप्त करते हैं। परिणाम स्वरूप समानता के स्थान पर विषमता और सामाजिक अन्याय, धर्मनिरपेक्षता के स्थान पर सांप्रदायिकता, व्यक्तिगत क्षमता के बजाय जाति के आधार पर पदों का वितरण, सर्वसाधारण के हितों के बजाय सामूहिक हितों की प्रधानता आदि का उदय होता है। ये सारे तत्व राजनीतिक आधुनिकीकरण के मौलिक सिद्धांत का निषेध करते हैं और हमें परंपरावादी समाज की ओर वापस ले जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जाति एवं राजनीति का संबंध अटूट है। आज राजनीति के सभी स्तर पर जाति की भूमिका महत्वपूर्ण हो गया है। इन भूमिकाओं में राजनीतिक दलों का निर्माण जाति के आधार पर होता है। साथ ही राजनीतिक दलों के कार्यक्रम तथा निर्णय भी जाति के आधार पर होती है और दल विशेष के पदाधिकारियों की नियुक्ति भी जाति के आधार पर की जाती है। चुनाव में उम्मीदवार को खड़ा करने में जातीय समीकरणों को ध्यान में रखा जाता है। आज अधिकतर मतदान जातीय आधार पर हो रहे हैं। पार्टियों के बीच चुनावी गठजोड़ का आधार भी जातिगत हो गया है। मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय भी यह ध्यान में रखा जाता है कि सभी जातियों का प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। जाति दबाव समूह के रूप में कार्य करती है तथा इनके द्वारा राजनीतिक सौदेबाजी भी देखने को मिल रहा है।
राजनीति के प्रत्येक स्तर पर जाति को निर्णायक भूमिका प्राप्त हो गया है। आज अनेक ऐसे नेताओं का वर्चस्व है जो स्वयं किसी जाति विशेष का नेता होने का दावा करते हैं। यदाकदा उनके दावे में सच्चाई भी दिखती है। जाति एवं राजनीति के आपसी जुड़ाव के अनेक सकारात्मक पहलू हैं, जैसे कि जातिगत क्रम में निम्न स्थान पर रहने वाली जातियां राजनीतिक समानता के कारण प्रशासनिक, आर्थिक और फिर सामाजिक स्थिति में सुधार कर रही हैं। एक दबाव समूह के रूप में काम करते हुए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय को अपने पक्ष में कराने में सफल रही है। सार्वजनिक जीवन में महत्व बढ़ा है। आज अनेक पिछड़ी जातियां अपनी राजनीतिक भूमिका के कारण प्रभावी जाति के रूप में उभरी हैं। समाज की जातिगत दूरियां कम हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ जाति व्यवस्था के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। इससे लोकतंत्र का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। नेताओं के जातिगत आधार होने के कारण विकास कार्यों की अनदेखी करने के बावजूद भी चुनाव में जीतना तय होता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि, चाहे वह विधायक हो या सांसद, वह सार्वजनिक उद्देश्य के कामों की अनदेखी करने के बावजूद भी अगर उस निर्वाचन क्षेत्र में अगर उनके जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है तो बार बार वो चुनाव जीत जाते हैं। यानी विकास कार्यों की अनदेखी करने के बावजूद भी चुनाव में उनका जीतना तय हो जाता है। भ्रष्टाचार एवं अन्य कुरीतियों का भी राजनीतिक जीवन पर प्रभाव हो जाता है। प्रशासन का जातीकरण होता है। प्रशासन की गुणवत्ता का ह्रास होता है। सामाजिक विघटन को बढ़ावा मिलता है। इस तरह जातिगत राजनीति में सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय और नागरिक संबंधी मुद्दे अर्थहीन हो जाते हैं। राजनीतिक दल अपने कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर निर्भर रहने के बजाय जातीय समर्थन और सत्ता के दलालों की ओर उन्मुख हो जाते हैं। जाति बनाम जाति की राजनीति को प्रतियोगात्मक नहीं बनाती, जैसा कि लोकतंत्र की आवश्यकता है। धन्यवाद।